वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर है कि कैसे आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से आप अपनी जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपनी टेम्परेरी आईडी बनाएंगे। टेम्परेरी आईडी बना के जीएसटी पोर्टल के ऊपर आप अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसे कंप्लीट आप कैसे फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप अपना आधार का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अब आपने आधार वेरिफिकेशन कर दिया और जीएसटी पोर्टल के ऊपर जीएसटी का फॉर्म कंप्लीट फाइल कर दिया। उसके बाद में अगर आपका जीएसटी नंबर कंफर्म नहीं होता है और डिपार्टमेंट आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन भेज देता है या किसी तरह कोई नोटिस रिलीज कर देता है, तो उस क्लैरिफिकेशन का आप जवाब कैसे देंगे, कैसे उस क्लैरिफिकेशन को ढूंढेंगे और किस तरह से उसका जवाब देंगे, ये भी हम आज की क्लास के अंदर पॉइंट आउट करने वाले हैं। और इसी के साथ में जब आपका जीएसटी नंबर कंफर्म हो जाए, यानी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अगर किसी तरह कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद में आपको किन स्टेप्स का फॉलो करते हुए अपने पोर्टल को एक्टिवेट करना है। तो मेन चीज यही है कि आज की क्लास में तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो A to Z हम कंप्लीट करने वाला है। तो जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करें तो उससे पहले इन सारी बातों का आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 40 लाख रुपए का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 40 लाख रुपए से कम का टर्नओवर है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको नीड है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए ही क्यों ना हो। हाँ, अगर 40 लाख रुपए से ऊपर है तो कंपलसरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा। अब आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड भी हो गया। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, अप्रूव्ड हो गया, यानी जीएसटी नंबर आपको मिल गया, तो उसके बाद में आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी होगी। क्योंकि मैंने मार्केट में काफी जगह ऐसा देखा है कि आप जोश जोश के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद में कहते हैं कि हमने तो किसी तरह कोई बिजनेस ही नहीं किया, ये हमारा मूड चेंज हो गया, हम किसी तरह का बिजनेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव्ड हो गया है और आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी होगी। तो जितना जल्दी हो सके अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दें अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो अप्रूव्ड हो जाएगा और आप बिजनेस कर नहीं रहे और फिर आपके माइंड में ही होता है कि यार बिजनेस ही नहीं कर रहे, किसी तरह का कोई माल बेचा ही नहीं, किसी तरह कोई माल खरीदा ही नहीं, तो रिटर्न फाइल करने की नीड ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होने के बाद में आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होने के बाद में कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है और कैसे कैसे करनी है, तो इसकी डिटेल में क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा। अभी हम पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते कैसे उसको फोकस करते हैं। तो जब भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन रखने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो आपको नीड होगी वो होगी पैन कार्ड की। आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के बाद में आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की नीड होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस ईमेल आईडी का आप यूज कर रहे हैं ये ईमेल आईडी आपकी परमानेंट रहनी चाहिए, उसी ईमेल आईडी को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या नीड हुई, सबसे पहले आपको एक पैन कार्ड की नीड हुई, एक मोबाइल नंबर की नीड हुई और आपको एक नीड हुई ईमेल आईडी की। इन तीनों का यूज करते हुए आप सबसे पहले अपनी टेम्परेरी आईडी बनाएंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। ये कैसे बनेगी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। अब हमारी क्या हुई, इन तीनों चीजों को यूज करते हुए हमारी टेम्परेरी आईडी बन चुकी है। टेम्परेरी आईडी बनने के बाद में आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फाइनल फॉर्म फिल करेंगे। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फाइनल फॉर्म जब फिल करेंगे उसमें आपको नीड होगी सबसे पहले चीज की आपकी फर्म का नाम क्या होगा, यानी आपकी जो शॉप है उसका आप क्या नाम रखेंगे। सेकंड आपको उसके अंदर नीड होगी वो होगी आपकी फोटो की, जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसकी आपको नीड होगी। उसके बाद में आपको जो नीड होगी वो होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस की, यानी जहां पे आपका बिजनेस है उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी लोगों से सुना होगा कि जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, जो आपकी शॉप का एड्रेस है जिसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस कहा जाता है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता। डॉक्यूमेंट से मैच कैसे नहीं करता उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपलोड करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे कि जो आपकी शॉप है उस शॉप का एड्रेस प्रूफ अपलोड करोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। सेकंड आप अपलोड करोगे कि वो जो शॉप पे जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास में शॉप की क्या ऑथोरिटी है, यानी वो जगह आपकी खुद की है। अगर वो जगह आपकी खुद की है तो रजिस्ट्री हो गया, पट्टा हो गया या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपको अपलोड करना है। अब वो जगह आपने किराए पे ली है तो आप रेंट एग्रीमेंट लगाएंगे। रेंट एग्रीमेंट में पर्सनल रिकमेंड आपको करूंगा कि 500 रुपए के स्टाम्प पे लगाना। हालांकि पहले 100 रुपए के स्टाम्प पे, 50 रुपए के स्टाम्प पे और इजीली 200 रुपए के स्टाम्प पे भी
अप्रूव होता था, लेकिन आजकल काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि आप 500 रुपए का स्टाम्प पे यूज करें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो रेंट एग्रीमेंट आपने 500 रुपए की स्टाम्प पे बनाया, अब उस रेंट एग्रीमेंट पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस से मैच करना चाहिए और आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उस बिल के एड्रेस से भी मैच करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू यही आता है कि इन तीनों चीजों का जो एड्रेस होता है वो आपस में मैच नहीं होता, इसलिए क्लैरिफिकेशन रिलीज होते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो रेंट एग्रीमेंट है या रजिस्ट्री एक्सवाइजेड जो भी डॉक्यूमेंट है, इनको एक अच्छे से कैमरे से या अच्छे से मोबाइल से आप स्कैन करें और फिर उनको अपलोड करें, क्योंकि उनकी स्कैनिंग क्वालिटी काफी लो हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब उनको जूम करके देखता है तब उसके अंदर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, या तो कैंसिल कर देते हैं या किसी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन रिलीज कर देते हैं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने घर से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो घर किसके नाम से है। काफी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि घर होता है वो आपके दादाजी के नाम से होता है, तो इस सिचुएशन में आपको कंसेंट लेटर बनवाना होता है, जिसको सहमति पत्र बोलते हैं। जो सहमति पत्र होता है वो एक सिंपल फॉर्मेट होता है, आपको उसको बनवाने के लिए इजीली कोर्ट के अंदर जाना और किसी को भी बोल देना है कि भाई मेरे को सहमति पत्र चाहिए, कंसेंट लेटर चाहिए, वो इजीली आपको कंसेंट लेटर बना के दे देगा। कंसेंट लेटर का मतलब ये होता है कि जिसके नाम से लैंड है उसने आपको परमिशन दी है यहाँ पे बिजनेस करने की। जैसे वो आपकी लैंड है वो आपकी मम्मी के नाम से, आपके पापा के नाम से या आपके दादाजी के नाम से, तो उन्होंने आपको परमिशन दी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने की, तो कंसेंट लेटर आपको बनवाना ही बनवाना पड़ता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। सेकंड, आपको जरूरत होती है एचएसएन की। इसमें काफी ज्यादा इशू आता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके एचएसएन कोड क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं, जिसको हम कहते हैं ना रामबाण इलाज। तो रामबाण इलाज ये है कि नॉर्मल सी बात है, जो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसका जो गुड्स होगा वो किसी ना किसी से तो आप परचेज करोगे, तो बेटर होगा कि आप उसी पार्टी के पास में चले जाओ, उसको कहो कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे को इन गुड्स के एचएसएन कोड चाहिए। तो वो क्या करेगा, होलसेलर आपको कोई पुराना बिल दे देगा या एचएसएन की लिस्ट निकाल के दे देगा कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट है और इनके ये एचएसएन कोड है। उनमें से कोई भी आप 5 कोड सेलेक्ट कर लें और अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें। बस इन सिंपल चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस वेबसाइट को आपको ओपन करना है वो वेबसाइट है www.gst.gov.in। ये बस एक ओनली वेबसाइट है जिसके अंदर काम होता है, तो आपको इस गवर्नमेंट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है इसका व्यू इस तरह से होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको इस पोर्टल के ऊपर अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी क्रिएट करने के बाद में आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नाउ आ रहा है। आप इस रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो टैक्स पेयर के अंदर ही होगा। ये टीडीएस और टीसीएस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अगर आप एक प्रोप्राइटर है और इजीली मार्केट के अंदर आप एक सिंपल वे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो टैक्स पेयर में होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, आईएम के अंदर टैक्स पेयर लेना है। अब इस फॉर्म को मैं पूरा ओपन करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास में स्टेट आ रहा है, तो जिस स्टेट के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए वो स्टेट आप यहाँ पे ले लेंगे। और मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना लीगल नेम लिखेंगे, यानी यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देंगे और जिस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी चाहिए वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद में आपके पास में कैप्चा आ रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे आप टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद में आपको इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने अगर पहले से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस विंडो के अंदर आपको दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बार रिजेक्ट हो चुका है और हम इसे 3rd टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस पैन कार्ड के ऊपर। तो आपके पैन कार्ड पे जितने भी ऑपरेशन हो चुके होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया, आपसे वेरीफाई ओटीपी के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी डाल देना है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे अलग अलग ओटीपी गया है, तो जो ईमेल आईडी पे ओटीपी गया वो ईमेल आईडी के सेक्शन में डालोगे और जो मोबाइल फोन के ऊपर जो ओटीपी गया वो मोबाइल फोन वाले सेक्शन के ऊपर डालोगे। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल और ईमेल ओटीपी डाल दिया और इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुल सबमिट पार्ट 1।
यानी आपने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया और सेकंड पार्ट बाकी, यानी आपने इस पोर्टल के ऊपर अपनी आईडी क्रिएट कर ली है और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। तो आईडी कंप्लीट करने के बाद में अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो जैसे हम इस आईडी को क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक टीआरएन आईडी आपकी बन जाती है। ये टीआरएन नंबर आपकी मोबाइल नंबर पे भी गया और ईमेल आईडी पे भी गया है, और आप इसे कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि इसको आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो आपके पास में आ जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने टीआरएन क्रिएट कर लिया, फिर आप सोचते हो कि यार 1 घंटे बाद में कल इसके अंदर अपना पूरा फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तब आप इस टीआरएन को ओपन कैसे करेंगे, तो उसको देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक कर दिया है, यानी आपने अपनी जीएसटी की जो वेबसाइट है वो फिर से ओपन की है। अब आपको इस टीआरएन को लॉगिन करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाउन आएंगे और यहाँ पे फिर से रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपके पास में देखिए टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ रहा है, इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर के ऊपर आप टिक करेंगे और वो जो टीआरएन नंबर था वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे जो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पर भी गया है। और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे अपना कैप्चा टाइप करने के बाद में आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास में फिर से ओटीपी क्रिएट हुआ है। ये जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे गया है, तो दोनों में से कोई भी ओटीपी चाहे वो मोबाइल नंबर का हो चाहे ईमेल आईडी का हो, यहाँ पे आप इसमें डाल देंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से विंडो मेरे पास में ओपन हो चुकी है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 15/5 की, यानी अगर मैंने 15/5 तक इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया तो ये मेरा टीआरएन नंबर एक्सपायर हो जाएगा, फिर मुझे एक नया टीआरएन क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मुझे इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए क्या करूँगा, इस एक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे एक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बिजनेस डिटेल, पार्टनर्स की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट, आधार वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको फिल करके इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी करना ही करना है, क्योंकि अगर हम आधार वेरिफिकेशन कर देते हैं आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। काफी बार ऐसे भी देखा गया कि डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही थे और आधार वेरिफिकेशन आपने फटाफट कर दिया तो सेम डे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुआ है, यानी सुबह 11 बजे तो आपने अप्लाई किया और 2 बजे तक आपका अप्रूव्ड भी हो गया। इस तरह से भी हमने देखा है। तो यहाँ पे आप जो चेक करेंगे वो ये करेंगे कि जो आपका आधार कार्ड है उसके अंदर मोबाइल नंबर ऐड है या नहीं है, क्योंकि आधार जब वेरिफिकेशन करते हैं तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। अब अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो इस सिचुएशन में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइनल होने के चांसेस 1 महीने 2 महीने पे चले जाते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। आइए इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेते हैं। ये फॉर्म मैंने कंप्लीट फिल करके रखा है, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बता देता हूँ। तो जैसे आपका फॉर्म ओपन होगा तो सबसे पहले आपको इसके अंदर डालना है अपना ट्रेड नेम, यानी आप किस नेम से अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले वो नेम यहाँ पे आप डाल देंगे। आपका जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी का है, तो अगर आप सिंगल ऑनर अपनी फर्म के हैं यानी आप अपने खुद के नाम से अगर अपनी फर्म ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप लेनी है, तो आपने प्रोप्राइटरशिप ले लिया। बाकी अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप लेना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड भी बनवानी पड़ेगी, अपने पार्टनर्स की डिटेल भी अपलोड करनी पड़ेगी, तो काफी सारे काम करने होते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप ले लिया। यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे आप। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि काफी सारे व्यूअर एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर कंपोजिशन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो क्या करेंगे। तो अगर आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, इसको आपको टिक करना है। यहाँ पे आप अपनी सप्लाई को ले लेंगे और आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम है, तो कंपोजिशन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, पूरी प्रोसेस सेम टू सेम है, बस आप यहाँ पे इस ऑप्शन को एनेबल कर लेंगे। बाकी अगर आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल वे में रेगुलर फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ से बंद कर लेना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो रीजन और ऑप्ट इन रजिस्ट्रेशन में अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे अदर ले लो, यहाँ पे ट्रेड डाल दो और यहाँ पे जो आप डेट लेंगे जिस डेट से अगर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए, सिंपल वे में कुछ नहीं करना। और यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा इस फर्स्ट पेज के अंदर हमने हमारी फर्म का नेम डाला, डिस्ट्रिक्ट डाला और यहाँ पे हमने ट्रेड डाल के वो जो डेट है वो जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो डेट मैंने यहाँ पे डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, अब मेरे पास में नेक्स्ट फॉर्म आ रहा है प्रोमोटर और पार्टनर्स का। इसके अंदर जो आपका प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल आपको कंप्लीट फिल करनी है, नहीं आपको उसमें अपनी खुद की डिटेल फिल करनी है। तो जैसे कि नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपके फादर्स नेम हो गए,
आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया, आपकी जो आइडेंटिटी वगैरह है वो आप यहाँ पे फीड कर देंगे। आपका जो एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, पर्सनल जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे सिंपल वे में। लगभग ये फॉर्म तो पहले से फिलअप आता है, आपको फादर्स नेम और एड्रेस ही डालना होता है, बाकी डिटेल इसमें पहले से ही आ जाती है। फिर आपको डाउन करना है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की फोटो को अपलोड करना है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो फोटो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 100 KB के अंदर अंदर होने चाहिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑथराइज सिग्नेचरी का। इस ऑथराइज सिग्नेचरी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्राइमरी डिटेल के अंदर आपने जो डाटाबेस डाला है, यानी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है, जो OTP है फाइलिंग के लिए वो उन्हीं पे ही आना चाहिए क्या, तो इसके लिए आप इसे एनेबल कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास में ऑथराइज सिग्नेचरी, तो इसके अंदर सेम डिटेल आ जाएगी। अगर आपको मोबाइल नंबर OTP सेम रखना है तो ऐसा का ऐसा ही रखिए और सीधा डाउन आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यानी इस वाले फॉर्म के अंदर आपको कुछ नहीं करना, इस प्राइमरी ऑथराइजेशन के ऊपर टिक करना है बस, और कुछ नहीं करना, और सीधा आप डाउन आ जाए और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दे, ठीक है। ये हमारी सेकंड पेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपके पास में आता है कि अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनकी जो आईडी होती है, अगर आपको डालनी है तो आप इसे एनेबल करके डिटेल डाल देंगे। बाकी अगर क्या होता है कि जब भी आप किसी GST पार्टनर से या कंसल्टेंट से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें डिटेल डाल देता है, बाकी नॉर्मली सभी से बंदी रखते हैं, कोई अपनी डिटेल नहीं डालता, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको बंदी रखना है और सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपके पास में जो फॉर्म आ रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने क्लास में बार बार आपको कहा है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर जो एड्रेस आप डालेंगे उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट का एड्रेस है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो एड्रेस है वो आपस में इजीली मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर क्लेरिफिकेशन आएगा, फिर आप उसका जवाब देंगे, अगर जवाब सही लग गया तो ठीक है, अगर उल्टा सुल्टा लग गया तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर से आप अप्लाई करो, ये सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप 5 मिनट्स अपने डॉक्यूमेंट की स्टडी कर लें कि जो मैं प्रिंसिपल प्लेस के अंदर, यानी जो आपके फर्म का जो एड्रेस है वो अगर आप प्रॉपर वे के अंदर डाल रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो अगर सेम टू सेम है, तब किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि 2 डेज के अंदर या सेम डे ही GST नंबर वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने जो फर्म की जो एड्रेस है, शॉप नंबर हुआ, आपका कंप्लीटली एड्रेस हुआ, सिटी, रोड वगैरह, उनकी डिटेल आप कंप्लीट यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपको जो अपना स्टेट रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे लेना है और यहाँ पे आपको अपना सेंट्रल का लेना है, और अगर आपको किसी तरह की हेल्प लेनी हो तो यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इजीली अपना सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हो गया काम। अब आपको डाउन आना है, यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देंगे और फिर आप डाउन आएंगे। यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के, वो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे अगर आपकी खुद की जगह है तो आप अपना जो पट्टा हुआ, रजिस्ट्री हुआ, या जो लोकल बॉडी के थ्रू अगर आपको कोई प्रूफ दिया हुआ हो वो प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कंपलसरी अपलोड करना ही करना है। और यहाँ पे मैं एक अपडेट और देना चाहूंगा, काफी बार ऐसे हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि जो लैंड होती है वो आपके नाम से होती है, लेकिन उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आपके दादाजी या पिताजी के नेम से होता है। तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो मेनली वर्क होता है वो एड्रेस प्रूफ के लिए ही होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो आप अदर डॉक्यूमेंट चढ़ाओगे, जैसे आपने लीज एग्रीमेंट चढ़ाया या आपने पट्टा चढ़ाया, रजिस्ट्री चढ़ाई या रेंट एग्रीमेंट चढ़ाया, वो आपके नेम से होना चाहिए और उसका जो एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रख लिएगा कि अगर आप जब रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस है उस एड्रेस के हिसाब से आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना तो बेटर रहेगा। और वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे नीचे आएगा कि आप इसके अंदर क्या वर्क करेंगे, तो नॉर्मली हम रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस टिक करते ही करते हैं। बाकी अगर आप किसी तरह का और अदर वर्क करते हैं तो उस ऑप्शन को आप टिक कर लेना। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे स्टार्टिंग में आपने रिटेल और होलसेल ले लिया, फिर इन फ्यूचर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का भी काम करूंगा या फिर मैं अदर सप्लायर और सर्विसेज का भी काम करूंगा, तो इसको आप आगे जाके चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी अगर आपका कोई अदर बिजनेस भी है, यानी इसकी मान लो कोई ब्रांच और भी है, तो आप इसे टिक करके उसकी डिटेल आप डाल देंगे। बाकी नहीं है तो कुछ नहीं करना, सीधा सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये भी फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला जो मैंने ऑप्शन अभी आपको दिखाया था उसे एनेबल करता तो यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल डालनी होती, मैंने उसे एनेबल नहीं किया तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हो गया काम। अब आपके पास में आ रहा है गुड्स एंड सर्विस की डिटेल, यानी आप जो बिजनेस करेंगे उनके प्रोडक्ट के एक्सेशन क्या है,
तो यहाँ पे जो गुड्स की डिटेल है वो यहाँ पे डाल देंगे और जो सर्विसेज की डिटेल है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो मेरा क्लाइंट है इसका सिर्फ गुड्स का ही काम है, तो इसके जो गुड्स से रिलेटेड जितने भी HSN थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे प्रॉपर HSN क्या है, तो हम उनको नेट से ढूंढते हैं या GST के वेबसाइट से ढूंढते हैं। तो मैं आपको इसका ईजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नॉर्मल सी बात है, जब आप बिजनेस करेंगे तो आप किसी ना किसी पार्टी से तो माल खरीदेंगे अपने बड़े होलसेलर से, तो आप सीधा उसी से कॉन्टैक्ट कीजिए कि भाई मैं सेम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना GST रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड जितने भी गुड्स है उनकी लिस्ट मुझे आप दे दो HSN कोड के साथ में। तो वो जो आपका होलसेलर होगा वो इजीली आपको कोई पुराना या किसी पार्टी का जो बिल होगा वो आपको दे देगा और उसके ऊपर आपको इजीली HSN मिल जाएंगे और वो HSN आप यहाँ पे इनपुट कर देना। तो ये काफी इजी तरीका है रियल HSN ढूंढने का कि सीधा आप अपने होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर लो और उससे गुड्स की डिटेल ले आओ। तो आपको नेट पे या GST की वेबसाइट में किसी तीसरी पार्टी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि भाई इन प्रोडक्ट का क्या HSN होता है। तो ये काफी सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 1 by 1 HSN होंगे वो यहाँ पे इनपुट कर देंगे, मिनिमम आप 5 HSN ले सकते हो, ठीक है। ये HSN डाल दिए मैंने और 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इन फ्यूचर इन HSN को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, उसमें किसी भी तरह कोई पैनिक नहीं है। सेम हो गया, इसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना और आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन आ रहा है आधार का। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो आधार वेरिफिकेशन होता है वो इजीली हो जाता है। अब अगर आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया तो GST नंबर अप्रूव होने के अंदर काफी ज्यादा वक्त लगता है, 1 महीना 2 महीने के समथिंग लग जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट से अधिकारी आता है वो फिजिकल वेरीफाई करता है, उसके बाद में उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है और आपने आधार से उसको वेरीफाई कर दिया तो उसके अंदर काफी इजी वे हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होने का। काफी बार तो तुरंत भी हो जाता है और काफी बार छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की वो डिमांड करते हैं और जैसे आपने वो डिमांड डाली और इजीली आपको अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास में क्लेरिफिकेशन आए, 99% तो आप ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन काफी जगह ऐसा देखा गया है कि क्लेरिफिकेशन आता है और उस क्लेरिफिकेशन के अंदर वो कह देते हैं कि भाई आपकी दुकान की बाहर की फोटो भेजो, अंदर की फोटो भेजो, जो गुड्स आपकी दुकान में उनकी भी फोटो भेजो। तो काफी जगह हमने ऐसा भी देखा है, तो उसके अंदर आपको पैनिक नहीं होना है, सिंपल वे के अंदर वो फोटोज अपलोड कर देनी है, ठीक है। और बाकी जैसे क्लेरिफिकेशन आता कैसे है, वो क्लेरिफिकेशन का आप जवाब देंगे कैसे, उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मेनली बात यही है कि आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। अगर आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो मैं आपको पर्सनली ये कहूंगा कि पहले आप अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर ऐड कराएं, उसके बाद में GST नंबर अप्लाई करें, उससे इजी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन ले रहा हूं, इसको मुझे यस करना है, ठीक है। और फिर मैं 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मुझे करना है ओके। अब ये फॉर्म आगे आ चुका है। अब आप यहाँ पे इसको वेरिफिकेशन पे टिक कर दोगे और यहाँ पे आपको ले लेना है अपना नेम और यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो लेके आप सबमिट विथ EBC पे क्लिक कर देंगे और OTP इसके अंदर डाल देंगे। और ये जैसे OTP डालेंगे आपका जो GST रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो अब आगे स्टार्ट हो चुकी है। अब ये OTP डालने के बाद में हो सकता है कि आधार वेरिफिकेशन के लिए जो लिंक है वो डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी पे तुरंत भी आ जाए या मे बी 24 आवर्स के अंदर भी आ जाए। तो अब मैं बात करता हूं कि जब आप इसके अंदर सबमिट विथ EBC कर देंगे उसके बाद में आधार का जो लिंक आएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, उससे आप आधार वेरीफाई कैसे करेंगे, या उसे यूं समझ लीजिए कि कई बार हमारे पास में आधार से मेल आती है और वो मेल हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में आप आधार वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने कंप्लीटली फाइल को सबमिट कर दिया है GST रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हमें करना है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन। तो जैसे आप फाइल को सबमिट करते हो तो आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आता है, उस पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हो। काफी बार ऐसा होता है कि हमें वो मेल मिलती नहीं है या हम उसे डिलीट कर देते हैं, तब आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, TRNSS को फिर से लॉगिन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने TRNSS को लॉगिन करके रखा है और यहाँ पे देखिए आपके पास में बटन आ रहा है आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज आपके पास में शो हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपके पास में बटन आ रहा है रीसेंड वेरिफिकेशन लिंक। और जैसे आप रीसेंड वेरिफिकेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन लिंक सेंड, तो आपके ईमेल आईडी के अंदर वो वेरिफिकेशन आ चुका है। अब देखते हैं इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो जैसे आप अपनी मेल आईडी ओपन करोगे इस तरह से मेल आती है आपके पास में और यहाँ पे आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं इस तरह से आपके पास में ये स्क्रीन कंप्लीटली ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे टिक करना है और जैसे आप टिक करेंगे आधार नंबर के ऊपर आपको टिक कर देना है, डाउन आना है, इसके अंदर आपको आधार नंबर अपना टाइप करना है और फिर इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो मैंने आधार नंबर यहाँ पे
टाइप कर लिया है और मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुल का बटन आ रहा है और ये ओटीपी मुझे क्या करना है, इसके अंदर डाल के इसको वैलिडेट ओटीपी कर देना है। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे जाता है। अगर आप आधार कार्ड में सिर्फ मोबाइल नंबर जुड़वा के रखा तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाए। यहाँ पे मैंने आधार ओटीपी टाइप कर लिया और इस वैलिडेट ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आधार हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। तो ये मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब आपको मिनिमम 7 डेज का वेट करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहे तो 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो जीएसटी नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया तो 30 डेज का टाइम लगता है। उसके अंदर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हुआ और यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। और जैसे मैं इस आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल फिल्ड हो चुकी है और आपको टैक्स ऑफिसर के जवाब का वेट करना है। अब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसके अंदर कोई रॉन्ग अपलोड हो गया या सही नहीं है तो डिपार्टमेंट आपसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की भी डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म अप्लाई कर दिया है और हमारा जो आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो भी हमने कर दिया है। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है कि आपके पास में एक एआरएन आएगा। उस एआरएन नंबर को ट्रैक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक बढ़ी। अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट तो ये हो सकती है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाए और उसका जीएसटी नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाए। जैसे जीएसटी नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आएगा तो डिपार्टमेंट आपको एक आईडी पासवर्ड देगा। उस आईडी पासवर्ड को यूज करते हुए आपको अपना जीएसटी पोर्टल को एक्टिवेट करना होता है। अब वो आप एक्टिवेट कैसे करेंगे वो इसी वीडियो के लास्ट में हमने बताया है। ये तो हुई फर्स्ट सिचुएशन। अब आती है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन इस तरह से है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और वो अप्लाई होने के बाद में डिपार्टमेंट ने किसी तरह का क्लैरिफिकेशन आपसे मांग लिया। क्लैरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अंदर डिपार्टमेंट को किसी चीज के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है या डिपार्टमेंट को उस चीज को डिटेल के अंदर समझना है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्लैरिफिकेशन आपको सेंड करेगा। तो जब भी हमें क्लैरिफिकेशन मिलता है तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, एक नंबर लिख के आएगा, एससीएन नंबर उसको बोलते हैं कि भाई ये नंबर आया है और इसके अंदर डिपार्टमेंट को ये चीज चाहिए। तो उस नंबर को ट्रैक करते हुए आप कैसे पता लगाएंगे कि डिपार्टमेंट ने हमसे क्या एक्स्ट्रा चीज मांगी है। अब नॉर्मली डिपार्टमेंट हमसे क्या क्या चीज मांग सकता है उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जो कि मैंने क्लास में स्टार्टिंग में आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस में। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता। 99% तो चांस यही होते हैं कि उसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेरी की गई है। तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर वे में पढ़ना है और उसका आपको जवाब देना है। वो मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताया। तो ये तो हुई फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये होती है कि डिपार्टमेंट आपसे क्या करता है, किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड और कर लेता है। जैसे काफी जगह ऐसा देखा गया है कि डिपार्टमेंट आपसे कह देता है कि भाई अपनी शॉप के अंदर की फोटो, बाहर की फोटो भी सेंड करे, तो वो भी आपको सेंड करनी होती है। तो आइए देखते हैं कि अगर डिपार्टमेंट किसी तरीके से क्लैरिफिकेशन आपको सेंड करता है तो उसका आप जवाब कैसे देंगे। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक क्वेरी रेज कर देता है, उस क्वेरी का आप आंसर कैसे देंगे। यानी जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी दी गई इंफॉर्मेशन और हमारे द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट अगर डिपार्टमेंट को एकदम सही लगते हैं तो वो हमें जीएसटी नंबर अलॉट कर देते हैं। अगर उसमें किसी तरह का उन्हें कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो वो क्या करते हैं, क्वेरी रेज कर देते हैं और उस क्वेरी का हमें आंसर देना होता है। तो जब भी डिपार्टमेंट क्वेरी रेज करता है या यूं समझ लीजिए एक नोटिस रेज करता है तो हमारे पास में इस तरह से मेल आती है। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और वो 7 या 8 डेज के अंदर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो अपनी ईमेल चेक करें, हो सकता है डिपार्टमेंट ने क्वेरी रेज कर दी हो। तो डिपार्टमेंट जब क्वेरी रेज करेगा तो इस तरह से आपके पास में मेल आएगी। इस मेल में दिया गया है कि आपको एक नोटिस दिया गया है और इन नंबर का यूज करके आप उस नोटिस को चेक कर सकते हैं और उस नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है। हमें क्या करना है, हम टीआरएन नंबर से हमारे पोर्टल को ओपन करेंगे, उस नोटिस को चेक करेंगे, उस नोटिस के अंदर जो डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन मांगा है उसे हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आपके पास में देखिए मेल आ चुकी है। जब इस तरह से आपके पास में मेल आ जाए तब आपको जीएसटी पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद में आप डाउन आएंगे, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है और यहां से आप अपने टीआरएन को लॉगिन करेंगे। तो मैं इस टीआरएन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। जो टीआरएन नंबर होता है जब हम टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं, जब हमें मिलता है, उस टीआरएन नंबर से आपको क्या करना है, इसे लॉगिन करना है। यहाँ पे ओटीपी डाला आपने और प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे अब आपके पास में एक ओटीपी आया। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में आए। तो जो भी ओटीपी आपको बेटर लगे वो ओटीपी इसमें इंसर्ट करके आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इस तरह से विंडो हमारे पास में शो हो जाती है। और यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है।
तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल के अंदर एक नोटिस सेव हो रहा है। आप इसे सेव करेंगे और इस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास में एक नोटिस आया है और डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है। यानी जो डॉक्यूमेंट आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो विजिबल नहीं है, इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करें या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको बेटर लगता है वो अपलोड करें। तो ये नोटिस हमारे क्लाइंट को मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट यानी जो रेंट एग्रीमेंट है उस रेंट एग्रीमेंट को बढ़िया सा स्कैन करके और फिर से हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा इस पोर्टल के ऊपर आना है, सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर फिलिंग क्लेरिफिकेशन। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ तो जो नोटिस नंबर है वो नोटिस नंबर यहाँ पे टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, या जो हमारा ARN नंबर होता है उस ARN नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं मेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो ये हमारा ARN नंबर आ रहा है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट करके इसको सर्च किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस नंबर आ चुका है। अब इसमें अंदर आपके पास में ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसे यस करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हो गया काम। अब आप एक काम कीजिए कि चेक भी कर लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उनकी सिचुएशंस क्या है, वो किस तरह से हैं। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। डाउन आया आप, क्योंकि नोटिस इसी के अंदर आया था। आपने दो डॉक्यूमेंट चढ़ाए, एक तो आपने रेंट एग्रीमेंट चढ़ाया और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को पहले चेक कर लेता हूँ और उसको मैंने सेव किया और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये देखो बिल्कुल भी साफ नहीं शो हो रहा है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो मुझे इसमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि भाई इसका एड्रेस वगैरह क्या है, तो ये नहीं चलेगा। तो एक तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दोबारा अपलोड करना है और जो रेंट एग्रीमेंट है इसकी भी मैं सिचुएशन देख लेता हूँ, भाई इसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, इसमें तो नेटवर्क एरर आ गई है, यानी ये तो प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड भी नहीं हुआ, यानी ये फाइल ही करप्ट होकर रखी है। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, लास्ट के अंदर आ जाइए वेरिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो नोटिस रेज किया था, जो क्वेरी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आ चुका है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यानी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो हमारा रेंट एग्रीमेंट है वो फिर से अपलोड करके इसे सबमिट कर देंगे। काफी बार ऐसा भी होता है कि जो आप रिप्लाई देते हैं, क्वेरी रेज का जब रिप्लाई देते हैं और डिपार्टमेंट उससे एग्री नहीं करता और वो उसे रजिस्ट्रेशन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर से अप्लाई करना है। बेटर ये रहेगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करें तो हर डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में चेक कर लें। तो मैं काम करता हूं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर अपलोड कर देता हूं। आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाम्प ले लेंगे आप अपना, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने एक्स्ट्रा जो भी स्कैन किए वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर दिया आपने। फिर आप डाउन आएंगे, टिक करेंगे यहाँ पे और सेम प्रोसेस फॉलो करके आप हमेशा की तरह इसको सेव करेंगे और सबमिट विद ईवीसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी इसमें डाल के आप वैलिडेट ओटीपी कर देंगे। बस ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी सिचुएशन ये आती है कि आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो चुका है और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज आ चुका है कि ये आपका जीएसटी नंबर है और ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। तो इन लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करते हुए आप किस तरह से अपने पोर्टल को एक्टिवेट करेंगे, ये अब हम पढ़ते हैं। वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कि जब भी आप एक कोई नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया और वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है तब आपको लॉगिन करने के लिए जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने आईडी पासवर्ड दिया है उसको यूज करते हुए आपको एक नया यूजर आईडी क्रिएट करना होता है और उस यूजर आईडी से क्रिएट करके आप अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे और फिर आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने ये जीएसटी पोर्टल ओपन करके रखा है। तो नॉर्मली जब हम किसी क्लाइंट का आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है तब आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे देखो साफ लिख के रखा है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस ऊपर वाले बॉक्स का यूज नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक हेयर करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक हेयर किया तो यहाँ पे देखिए जीएसटीएन और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो ये जो जीएसटीएन और ये पासवर्ड है ये आपकी ईमेल आईडी पे आया है, जो ईमेल आईडी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर दी थी। तो ये मेरे क्लाइंट का ईमेल आईडी मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूजर नेम में जीएसटी नंबर आया है और पासवर्ड में डिपार्टमेंट ने पासवर्ड दिया है। तो ये जो पासवर्ड आपको शो कर रहा है इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपको मैनुअली टाइप ही करना होगा। तो जो जीएसटी नंबर है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और सीधा अपने पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया और जो पासवर्ड है वो मुझे हाथ से टाइप करना होगा। तो मैं जो पासवर्ड जो दिया गया है ये मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा था और ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे कैप्चर डाल देते हैं और ये कैप्चर डाल के मैंने क्या किया है, लॉगिन किया है। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम
और न्यू पासवर्ड रिकन्फर्म पासवर्ड पूछा जा रहा है। यानी जब आप जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो आईडी पासवर्ड दिया होता है और उससे फर्स्ट लॉगिन का ऑप्शन का यूज करते हुए जब आप लॉगिन करते हैं तो तभी आप यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो ये मैंने इसका यूजर नेम क्रिएट किया और यहाँ पे मैं इसका मैंने यूजर नेम है वो क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ जो नॉर्मली मुझे याद रहे। ये देखिए, तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि जो यूज़र नेम मैंने बनाया इसने मैसेज दिया कि भाई ऑलरेडी एग्जिट्स है, यानी ये पहले से बना हुआ है, आपको नया यूज़र नेम लेना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक नया यूज़र नेम ले लेता हूँ और ये मैंने आगे इसका जो फुल नेम है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड है वो फिर से आपको टाइप करना होगा क्योंकि यूज़र नेम है वो यूनिक होना चाहिए। और ये पासवर्ड मैंने फिर से टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मेरा जो यूज़र नेम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। अब हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब आपको फिर से लॉगिन करना है। जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने जो बनाया उनका यूज़ करते हुए हम ये पोर्टल अब लॉगिन करेंगे। तो जो मैंने यूज़र नेम क्रिएट किया था वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और ये मैंने आईडी पासवर्ड टाइप कर दिया है यूज़र नेम का और यहाँ पे मैंने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो ये मेरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपने जैसे ही लॉगिन किया तो आपको ये जीएसटी पोर्टल ये कह रहा है कि जो बैंक की जो डिटेल है वो बैंक की डिटेल आपने अभी तक इसके अंदर फैच नहीं की है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल के अंदर आपको अपनी बैंक की डिटेल डालना कंपलसरी होता है। तो पहले तो क्या होता था कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो बैंक की जो डिटेल्स थी वो रजिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ फैच कर देते थे, लेकिन पिछले काफी टाइम से अब ये हो गया है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तब आपको अपनी बैंक की डिटेल इसके अंदर इनपुट करनी होती है। तो जैसे ही मैंने इसको पोर्टल को फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इसने मैसेज दे दिया कि यू हैव नॉट एंटर्ड योर बैंक डिटेल। तो आपको क्या करना है, अपनी जो बैंक की जो डिटेल है वो इसके अंदर एंटर करनी है। उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस फाइल अमिटमेंट में क्लिक करना होगा। अब मैंने क्या किया, फाइल अमिटमेंट में यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे मैं फाइल अमिटमेंट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना होगा, बैंक वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। तो ये देखिए बैंक अकाउंट का बटन आ रहा है यहाँ पे, इस बैंक अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। फिर मैं फिर से डाउन आऊंगा, यहाँ पे जितने मेरे नंबर ऑफ बैंक अकाउंट है जो मैं अपने फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो मेरे पास एक ही अकाउंट है तो मैंने 1 लिखा और यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक मैंने कर दिया है। तो जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो देखिए ये इस तरह से ऑप्शन आपके पास में आ गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो गया है लेकिन मेरे पास में अभी करंट अकाउंट नहीं है, तो मुझे बैंक की डिटेल कब फैच करनी है। देखो, बैंक की डिटेल कब तक फैच करनी होती है इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल नहीं देता है, यानी कोई डेडलाइन नहीं देता है आपको। तो आप एक काम करिए, अभी अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो आप डिटेल डाल दीजिए जिससे बार बार नोटिफिकेशन नहीं आए, और इस जीएसटी पोर्टल से अपना सर्टिफिकेट निकालिए जीएसटी का और वो सर्टिफिकेट लेके आप बैंक में जाइए जिससे कि आपका करंट अकाउंट ओपन हो सके। अब आपको अपने जीएसटी पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं आता है तो हमने जीएसटी पोर्टल ओवरव्यू की क्लास है वो पहले ही अपलोड कर दी है, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर आप जीएसटी पोर्टल ओवरव्यू की क्लास लीजिए। तो जो मेन फीचर्स होते हैं जीएसटी पोर्टल के, जो एकदम मिनिमम फीचर्स है जो आपको आने ही आने चाहिए, वो सारे के सारे हमने इंट्रोड्यूस उसके अंदर किए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मेरे क्लाइंट के पास में भी करंट अकाउंट नहीं है क्योंकि वो करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आजकल के अंदर जाएगा। तो अभी मैं सेविंग अकाउंट की डिटेल इसके अंदर डाल रहा हूं जिससे कि वो जो अमिटमेंट का जो नोटिफिकेशन है बैंक अकाउंट की डिटेल डालिए वो बार बार मेरे पास में नहीं आए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे अकाउंट नंबर ले लूंगा, आईएफएससी कोड डाल दूंगा और जो बैंक की जो पासबुक की फर्स्ट पेज में यूज करूंगा या फिर जो चेक होता है, जो मेरा कैंसिल चेक होता है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो हम एक काम करते हैं, हमारे जो क्लाइंट के जो बैंक की डिटेल्स है वो यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उनकी जो पासबुक है उस पासबुक को यहाँ से अटैच कर देता हूँ जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझे सेंड कर दी है, और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर में टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने अकाउंट नंबर टाइप कर दिया है। ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट नंबर की जो डिटेल्स है जो भी आपने टाइप की थी आईएफएससी कोड वगैरह वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अगेन आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी आप डिटेल से फैच कर देते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल फैच कर देते हैं या रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह कोई चेंज करते हैं, तब आपको उसको सेव करना होता है। और जब आप सेव करेंगे तो ओटीपी जनरेट होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो दोनों में से कोई भी ओटीपी आपको इसके अंदर इनपुट करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने चेंज किया है, और यहाँ पे देखिए सबमिट विथ ईवीसी पे आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे आपने सबमिट विद ईवीसी किया, ओटीपी जनरेट हो चुका है, यहाँ पे ओटीपी टाइप करके आपको उसको वैलिडेट ओटीपी करना है। तो यहाँ पे आपने अपना पोर्टल एक्टिवेट कर लिया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सारी स्टेप को आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि आपको ये नहीं पता कि आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है और किस किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा ऑल जीएसटी रिटर्न का एक वीडियो है, उस वीडियो को आप वॉच करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिटर्न किस काम की होती है और कौन सी रिटर्न को किस तरह से फाइल किया जाता है। और आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।